बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 हैलोजेंस, और उसका पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन, हैलोजन सीरीज का पार्ट 8 और प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन का पार्ट 3 और ओवरऑल हैलोजन सीरीज़ का पार्ट 9 जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें हम क्या देखने जा रहे हैं? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। इंडस्ट्री के लेवल पे क्लोरीन गैस की तैयारी। पिछली वीडियो में लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन देख रही, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन गैस। ठीक है, आपकी बुक के अंदर 2 मेथड दिए हुए हैं, जिसमें से एक मेथड को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, फ्रॉम नेल्सन सेल। इसके ज़रिए जो है वो क्लोरीन गैस की तैयारी, और कास्टनर केल्नर सेल, इसको हम अगली वीडियो में यानी कि प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन के पार्ट 3 और हैलोजन सीरीज़ के पार्ट 9 में हम देखेंगे। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ये लेक्चर आपके लिए बेहद अहम है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो फिर अगला लेक्चर भी आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। उसकी वजह यह है क्योंकि केमिस्ट्री की दुनिया का एक बम्बास्टिक कॉन्सेप्ट जो है, जिसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, उसको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आपको नेल्सन सेल के ज़रिए क्लोरीन गैस की कैसे तैयारी हो रही है ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एटम और आयन के फ़र्क का पता होना चाहिए कि एटम में क्या फ़र्क होता है और आयन में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के हवाले से आपको बेसिक बातों का पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं फिर। अल्लाह ताला ने जो दुनिया बनाई है, इसके अंदर, इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हैं जो कि नेचुरली होती हैं। इंसान जो है ना वो सदियों से उनको देखता हुआ आ रहा है। कौन कौन सी चीज़ें? मिसाल के तौर पर नेचर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी मौजूद है, बिजली मौजूद है, इसको देखता हुआ आ रहा है। कैसे देखता हुआ आ रहा है? पानी के अंदर एक मछली है जिसको ईल फिश कहा जाता है। ईल, ये वो फिश है कि अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपको बिजली का झटका लगेगा। ठीक है, तो इंसान ने इसको देखा कि भाई ये एक फ़िश है और इस तरह का ये रेस्पॉन्स जनरेट कर रही है। अब इंसान को तो नहीं पता था कि ये है क्या, लेकिन उनको पता लग गया कि भाई फ़िश तो ख़तरनाक है, इससे बस झटका लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रिक शॉक। उनको तो नहीं पता था उस ज़माने में। अच्छा, दूसरी चीज़ इंसान क्या देखता हुआ आ रहा है ज़माना कदीमी से? वो देख रहा है थंडर, आसमान पर बिजली का कड़कना। आसमान पर इसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग, लाइटनिंग इन द स्काई। आसमान पर बिजली के कड़कने को भी वो देख रहा है, और बरसात के मौसम में बिजली कड़कती है ना, इंसान उसको भी देख रहा है, और बिजली इसी तरह वो ज़मीन पे गिर रही है उसको भी देख रहा है। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें और हैं जो इंसान जो है वो नेचुरली होते हुए देख रहा है। देखिए, ये नेचर को ज़रा समझिएगा, कुदरती तौर पे जो हो रही हैं। अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें ना, बिजली को देखें, तो बिजली से इंसान वाकिफ़ था ज़माना कदीमी से। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से वाकिफ़ था। अभी क्या, कौन सा साल चल रहा है? अभी 2022 चल रहा है ना। इससे पीछे आ जाएं 22 साल पीछे तो 2000 आ जाता है, उससे पीछे चलें तो 1900 आ जाता है, 100 साल पीछे चलें तो, उससे पीछे चलें तो 1800 आ जाता है, उससे पीछे चलें तो 1700 आ जाता है। ये 1700 1600 से आगे आप चलें तो लगभग 2022 तक 300 साढ़े 300 साल का अरसा बनता है ये।
इस टाइम पीरियड में इंसान ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम शुरू किया, ठीक है, बिजली के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम इंसान ने शुरू किया। वो जो चीज़ें वो नेचर में होता हुआ देख रहा था ना कि ये ईल फिश जो है इससे इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है या फिर आसमान पर बिजली कड़क रही है, और इसी तरह बहुत सारे मामलात जो कि नेचर में वो देख रहा है जिससे जो बिजली से इलेक्ट्रिसिटी से वाबस्ता है। उसके बाद इंसान ने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। कब? 350-400 साल पहले लगभग, यही टाइम पीरियड है, ठीक है। और स्टार्ट उसने किससे लिया? सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम शुरू किया तो किस चीज़ पे उसने स्टार्ट लिया? उसने जो है वो सेल्स, अभी तो ये मतरूक हो चुकी हैं चीज़ें, सेल्स जो हैं इनके ऊपर काम शुरू किया। उसके बाद सेल से जो है वो बैटरी बनाना शुरू की उसने, बैटरी से उसने जनरेटर बनाया। ये वो चीज़ें जो कि इंसान ने बनाई, पहले सेल्स बनाए, फिर बैटरीज बनाई, फिर जनरेटर बनाया। ये जो सेल हैं जो सबसे पहले इंसान ने बनाए, ये 300-400 साल पहले बनाना शुरू कर दिए थे। इसमें जो बिजली थी, अब इलेक्ट्रिसिटी की बुनियादी चीज़ें ज़रा समझ लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस चीज़ से मुताल्लिक है, इसको भी ज़रा समझिएगा, इसको यहाँ रोकते हैं। वैसे इसके ऊपर मैं तफसीलन जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री के ऊपर और मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री के ऊपर आप लिखिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय, रटना नहीं समझना है तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, चेक कर लीजिए। 18 वीडियोस बनाई है मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें तफसील से मैंने ये बात की है कि बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी की तारीख़ क्या है और उसका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से क्या गहरा ताल्लुक़ है, और प्लस मैग्नेटिज्म की तारीख़ क्या है वो उसमें एक्सप्लेन किया है। ये जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब होती हैं इनकी तारीख़ क्या है उसको भी डिस्कस किया है, और फाइनली उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को भी मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। आप देख लीजिएगा, देखना चाहते हैं तो, वक्त है अगर आपके पास तो ये सारी तफसीलात मैं उसमें बता चुका हूँ। बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी की 2 बुनियादी किस्में हैं, इसकी तरफ दोबारा आते हैं हम। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दोनों है, स्टैटिक हो या करंट हो। स्टैटिक का मतलब होता है एक ही जगह रेस्ट में जो हो, यानी कि ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो अगर आप उसके साथ वायर कनेक्ट करेंगे तो वायर में वो फ्लो नहीं करेगी। जैसे कि आजकल हमारे घरों में बिजली के तार लगे हुए होते हैं, उनसे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी रेस्टिंग पोजीशन में होती है, सिर्फ उसी डिवाइस में होती है। आप उसको हाथ लगाएंगे तो वहाँ आपको बिजली का झटका लगेगा, करंट आपको फील होगा। ऐसी डिवाइसेस शुरू में बनाई गई थी। उनके साथ आप तार को अगर लगा देंगे, वायर को लगा देंगे और सोचेंगे कि यहाँ से, मिसाल के तौर पर आजकल की बैटरीज जो हैं देख लें घरों में मौजूद हैं, उनके साथ आप वायर को लगाते हैं तो फिर वो बैटरी के ज़रिए इलेक्ट्रिक करंट उन वायर्स के ज़रिए आगे चला जाता है जहाँ पर आप ले जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये बैटरी मौजूद है, यहाँ पर दूसरे कमरे में जो है ना आपके ये बल्ब मौजूद है, आप इसको जलाना चाहते हैं तो इस बैटरी का एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा। यहाँ से एक वायर लगाइए, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल से एक वायर लगाइए और जाके आप इस बिजली इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक इस बैटरी में से निकल के यहाँ पर आएगा और जाके इसको जला देगा। ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये रुकी हुई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है। करंट का मतलब ये होता है हरकत, मोशन, हरकत। तो ये वर्ड अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ऐसी बैटरीज पहले भी बनती थी, ऐसे सेल पहले भी बनते थे। इनके अंदर कौन सी बिजली होती थी? सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी। ऐसी बैटरीज पहले भी बनती थी 300-400 साल पहले, उनमें कौन सी बिजली होती थी? उनमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी। और ऐसे जनरेटर भी बनते थे। तीसरी चीज़ मैंने इसमें बताई थी ना, जनरेटर। जनरेटर, तीनों चीज़ें जो है ना वो बिजली बनाने का ही काम कर रही हैं। सेल जो है वो भी बिजली बना रहे हैं, बैटरी जो है वो भी बिजली बना रही है, और जनरेटर वो भी बिजली बना रहे हैं। सिर्फ साइज़ का फ़र्क है और क्वांटिटी का फ़र्क है। ये थोड़ी कम बिजली बना रहे हैं, ये इससे ज़्यादा बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एवोल्यूशन थी, उसका इर्तका था, उसकी तरक्की थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आई, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह भी आप ले जा सकते थे तारों के ज़रिए, वायर्स के ज़रिए।
जिसकी मिसाल मैंने अभी आपको दी। तो अब ऐसे सेल भी हैं जिनके साथ आप वायर लगाएं तो आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा सकते हैं। मतलब सेल दो किस्मों के हो गए, एक कदीमी सेल, पुराने सेल 300-400 साल पहले वाले, जिसमें वायर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता था और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी उसमें। इसी तरह बैटरीज थी, उनमें भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती थी। इसी तरह जनरेटर थे, वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते थे। फिर इंसान ने और तरक्की की, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर भी उसने काम शुरू कर दिया और बिजली जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नए सेल्स जो हैं वो, उनका नया वर्जन आया। ऐसे सेल्स जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस करते थे, जिनसे तार लगा के आप इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसी बैटरीज फिर बनी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस करती थी, और ऐसे जनरेटर्स फिर बने जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करते थे। और ये जनरेटर, बैटरी, सेल्स आज भी चलते हैं। और जनरेटर वो डिवाइस होती है जो कि बिजली को बनाती है। ये सब भी बिजली को बनाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। समझ में आ गई बात। आज जो आपके पावर हाउसेस मौजूद हैं जगह जगह, जहाँ पर जो आप इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, उन पावर हाउसेस से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों तक पहुँच रही है। किन के ज़रिए पहुँच रही है? तारों के ज़रिए पहुँच रही है, वायर्स के ज़रिए पहुँच रही है। ठीक है भाई। तो ये छोटा सा तारुफ था इलेक्ट्रिसिटी का, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो इंसान ने किया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस, जैसे मैंने कहा नेल्सन सेल्स को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस समझना ज़रूरी है। तो ये वो प्रोसेस था जिसकी मदद से इंसान ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर काम किया। ठीक हो गई भाई बात। इसको मिटा दूं। और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट जो है वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिससे ताल्लुक़ रखता है। इसके ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर आप चाहें तो लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सब अगर आप लिखेंगे यूट्यूब सर्च बार पे, आगे लिख दें बाय, रटना नहीं, समझना है, तो वो वीडियोस आ जाएंगी। बहरहाल अब इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस को समझने से पहले आप ज़रा एक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। एटम और आयन में क्या फ़र्क होता है? एटम और आयन में क्या फ़र्क होता है? ये सोडियम का एटम है और ये सोडियम का आयन है। क्या फ़र्क है इन दोनों के अंदर? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 हैं और प्रोटॉन भी 11 हैं। न्यूट्रॉन को हम शामिल नहीं करते। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो कि एटम्स को बनाते हैं, यानी कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलते हैं तो एटम बनता है। ठीक है। ये सोडियम का आयन है, ये बना किससे है? ये सोडियम के एटम से ही बना है। कब सोडियम का एटम सोडियम का आयन कहलाया? जब ये कंडीशन डिस्टर्ब हो गई, ये इक्वलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो गई, ये बराबरी न रही, यानी कि इस सोडियम के एटम के पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फ़र्क आ गया, इसीलिए अब ये सोडियम का एटम सोडियम का आयन कहलाया। क्या फ़र्क आया? इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 रह गए और प्रोटॉन इसके पास अभी 11 ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी मुनासबत से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एटम के अंदर जितने नेगेटिव चार्ज थे उतने ही पॉजिटिव चार्ज थे, तो इसके ऊपर ये न्यूट्रल एटम कहलाएगा फिर। मतलब ना यहाँ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है। ठीक है। और जिस तरह मिसाल के तौर पर हम कहते हैं +11 और -11 अगर मैथमेटिक्स में एक साथ नज़र आ जाए तो क्या करते हैं आप? इसको काट देते हैं ना, जवाब क्या आता है? 0। एग्जैक्टली यहाँ पर ओवरऑल चार्ज जो है वो 0 है, ये एक न्यूट्रल एटम है। लेकिन इस केस में ये न्यूट्रल न रहा। ठीक है। बल्कि अब यहाँ पर पॉजिटिविटी 1 के हिसाब से ज़्यादा हो गई। ठीक है ना। यहाँ देखें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रोटॉन अब 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो प्रोटॉन 1 के हिसाब से उसकी बर्तरी है। ठीक है। तो ये प्लस नहीं है, असल में ये +1 है। और ये +1 जो चार्ज आपको नज़र आ रहा है, फॉर्मल चार्ज भी जिसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी जिसको कहते हैं, ये आगे कभी वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगा। बहरहाल ये चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या फॉर्मल चार्ज है, ये सिर्फ आपको यही बता रहा है कि अब ये पार्टिकल एटम नहीं रहा, अब ये पार्टिकल
आयन बन चुका है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फ़र्क आ चुका। यहाँ पर बालादस्ती या डोमिनेंसी अब किसकी हो गई? प्रोटॉन की हो गई। किस हिसाब से हो गई? एक ज़्यादा इसमें हो गया। तो ये था एटम और आयन का फ़र्क, इसको भी समझना ज़रूरी। किन हालात में सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया वो भी बता देंगे आपको अभी चल के। दूसरी मिसाल हमारे पास क्लोरीन के एटम की है और क्लोरीन के आयन की है, जिसको क्लोराइड आयन भी कहा जाता है। क्लोरीन के एटम के पास इलेक्ट्रॉन 17 है और प्रोटॉन भी 17 है। तो नेगेटिव चार्ज जितने हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, बराबरी है। इसीलिए ये पार्टिकल जो है वो एटम कहलाएगा, लेकिन ये पार्टिकल जो है वो आयन कहलाएगा। वजह क्या है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन जो है वो 17 हैं। फ़र्क देख लीजिए अब क्या फ़र्क आ गया कि इस क्लोरीन के एटम ने जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से, तो अब इसकी ये न्यूट्रल स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो गई। ये इक्वलिटी जो पहले थी जिसकी वजह से ये पार्टिकल एटम कहलाता था, ये डिस्टर्ब हो गई और अब ये आयन कहलाता है। वजह क्या है कि अब प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन 18 हैं। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की डोमिनेंसी हो चुकी है इस पार्टिकल में अब, और ये माइनस नहीं है, ये -1 है, जो कि यही बता रहा है आपको कि इस वक्त प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है। ये क्लोराइड का आयन कहलाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सोडियम के एटम ने जो अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया वो किसको दिया? वो इसी क्लोरीन को दिया। और ये लेन देन के चक्कर में ये सोडियम और क्लोरीन के एटम आपस में मिले हैं और इसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड बना है, कॉमन सॉल्ट जिसको कहते हैं। और इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस साइन होता है, माइनस चार्ज होता है। समझ में आ गई बात? और इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बना? इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बना। ठीक हो गई बात। तो एटम और आयन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट अभी रह गया, इलेक्ट्रिसिटी का ओवरव्यू हो गया, एटम और आयन का फ़र्क भी आपको बता दिया, और इलेक्ट्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को ज़रा समझ लीजिए। इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस है। पहली बात, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? एक प्रोसेस है या एक्टिविटी है। अगर मैं आपसे पूछूं, देखें बेसिकली अगर इंग्लिश लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक नाम है और मार्कर भी एक नाम है। लेकिन मार्कर जो है वो भी एक नाम है और इलेक्ट्रोलाइसिस भी एक नाम है, दोनों नाम है। लेकिन ये मार्कर जो नाम है ये एक चीज़ का सिर्फ नाम है, इससे आपको ये नहीं पता लग रहा कि कोई काम हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा नाम है जिसमें कोई काम हो रहा है। एग्जैक्टली कौन सा काम हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है या कौन सी एक्टिविटी हो रही है? इसके अंदर मूवमेंट हम देखते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस की मूवमेंट होती है इसके अंदर। आयंस में अभी आपको बता चुका हूँ कौन से, मिसाल के तौर पर ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन, इनकी हरकत शुरू हो जाती है। कब शुरू हो जाती है? क्या इनकी हरकत को, सिर्फ इनकी मूवमेंट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं? नहीं, बात पूरी नहीं हुई। सिर्फ मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं, मूवमेंट ऑफ आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है? हरकत शुरू हो जाती है। किनकी? आयंस की हरकत शुरू हो जाती है। और ये कब होता है? जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कहाँ पास किया जाता है? और ये इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ होता है? एक बर्तन में होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ये कई शक्लों का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये उस बर्तन का नाम है जिसमें ये आयंस की मूवमेंट जो है वो हो रही है। कब? जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। और वो बर्तन कैसा है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सेल बजाते खुद, सेल वर्ड का मतलब कई मतलब हैं सेल के, लेकिन सेल का एक मतलब जो है वो बर्तन भी बनता है। वो किस किस्म का है ये मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये रहा वो बर्तन। आपकी लैब में इसको बीकर कहते हैं, बीकर कह लें या कुछ भी कह लें। ये रहा वो बर्तन और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर पानी मौजूद है, पानी। और पानी डालने के बाद आपने इसमें क्या किया है? आपने इसमें NaCl सोडियम क्लोराइड डाल दिया है।
तो पानी और सोडियम क्लोराइड, पानी का फॉर्मूला H2O है। पानी डालने के बाद इसमें क्या करें, सोडियम क्लोराइड 1-2 चम्मच आप डाल दें और उसको हिलाएं, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, हल हो जाएगा। एक आम इंसान के लिए तो ये बात होगी कि भाई हमने इस बर्तन के अंदर पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लिया, लेकिन एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट जो है वो जानता है कि यहाँ पर हमने पानी के अंदर नमक को नहीं मिलाया, बल्कि हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स को मिला दिया है। ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये फार्मूला यूनिट है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में क्या फ़र्क है, ये अलग बहस है भाई, अभी उसको तो मैं नहीं बता सकता। बहरहाल तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट ये जानता है, और ये भी जानता है कि वाटर की पोलर नेचर है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। और किस वजह से, इस वाटर के मॉलिक्यूल की पोलर नेचर की वजह से। और वाटर के मॉलिक्यूल्स की पोलर नेचर का मतलब क्या है, वाटर के पास पोल्स हैं। कौन से पोल्स हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स जो हैं वाटर मॉलिक्यूल के, यही क्या करते हैं कि जब भी कोई दूसरा फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट होता है या वाटर में उस चीज़ को डाला जाता है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी इसी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि पोलर नेचर की वजह से उस डाले जाने वाले फार्मूला यूनिट या मॉलिक्यूल को तोड़ देते हैं। जिस तरह से ये सोडियम क्लोराइड जब आप डालेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये सोडियम आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। वाटर यही करेगा, सोडियम आयंस अलग, क्लोराइड आयंस अलग। तो जैसे जैसे आप चम्मच हिलाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, ये आयनाइज होता जा रहा है। इसको हम टूटना भी कहेंगे, सोडियम क्लोराइड का या इस फार्मूला यूनिट का टूटना, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहेंगे कि ये आयनाइज भी हो रहा है, आयंस में टूट रहा है। अब यहाँ पर इसके पास क्लोराइड के पास ये माइनस और सोडियम के पास ये प्लस क्यों आ रहा है, इसको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इसकी इस वक्त की जो पोजीशन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, इस वजह से ये आयंस है। यहाँ तक जो काम हुआ वो तो आपने नॉर्मली कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ, याद रहे। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जब शुरू होगा जब ये आयंस हरकत करेंगे, इनकी मूवमेंट शुरू होगी, ठीक है, इन आयंस की हरकत शुरू होगी, इनकी मूवमेंट शुरू होगी। अभी इन्होंने मूवमेंट शुरू नहीं की, समझ में आ गई बात। कब शुरू करेंगे ये मूवमेंट, जब आप 2 मेटल की स्ट्रिप्स ले आएंगे, ठीक है, एक कॉपर की स्ट्रिप है यानी कि पतली सी पट्टी कोई घर में पड़ी हो या साइंटिफिक स्टोर से ले आइए, कॉपर स्ट्रिप है इसको ले आइए, और दूसरी जिंक जो है ये भी मेटल है, जिंक स्ट्रिप जो है वो ये ले आइए, पतली पतली पट्टियाँ होती हैं, ये मैंने इसमें डाल दी। जैसे ही ये मैंने इसके अंदर डाली है और उसके बाद फिर मैं क्या किया, मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिक करंट तो चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए मुझे बैटरी चाहिए, और ये रही वो बैटरी। इसका ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। अब आपने 2 तारें लेनी है, ये कौन सा था, कॉपर, इसको हम कॉपर का स्ट्रिप कह लेते हैं, कॉपर का सिंबल जो है वो Cu है, और जिंक का सिंबल जो है वो Zn है, Zn। तो ये जिंक की स्ट्रिप हो गई, ये कॉपर की स्ट्रिप हो गई। याद रहे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करने जा रहे हैं, आयंस की मूवमेंट शुरू होगी। क्या करेंगे, अब तार लेंगे, एक तार यहाँ से बांधेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इसके साथ कनेक्ट कर देंगे कॉपर स्ट्रिप के साथ। दूसरी वायर जो है वो लेके किसके साथ बांध देंगे, इस जिंक की स्ट्रिप के साथ। जैसे ही आप वायर्स के साथ इन स्ट्रिप्स को कनेक्ट करेंगे उसी वक्त क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा। बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर इन स्ट्रिप्स में आना शुरू हो जाएगा और यहाँ से अंदर जाना शुरू हो जाएगा इस पानी के अंदर। और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है पानी के अंदर जाएगा, इन आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, हरकत शुरू हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये आयंस जाएंगे कहाँ पे, ये सोडियम का आयन क्योंकि पॉजिटिव है, याद रहे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। तो ये सोडियम क्योंकि पॉजिटिव आयन है इसलिए ये किसकी नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव कौन बन गया, ये कॉपर की स्ट्रिप बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि इसके साथ बैटरी की हमने
नेगेटिव साइड से, नेगेटिव टर्मिनल से वायर के ज़रिए इसको कनेक्ट किया था, इसलिए ये हो गया नेगेटिव। और ये जो स्ट्रिप है इनके भी बाकायदा नाम है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है, इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड, जो नेगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है उसको हम एनोड कहते हैं, जो पॉजिटिव होता है। तो ये जिंक अब एनोड कहलाएगा और ये कॉपर जो है अब कैथोड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कॉपर स्ट्रिप जो है वो नेगेटिव है और जिंक की स्ट्रिप जो है वो पॉजिटिव है। क्लियर हो गई ये बात? और कब हुआ ये? जब इनको हमने बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं, ये अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, तो आपको बार बार इस वीडियो को बैक करके मुझे मेरी बात को बार बार सुनना पड़ेगा और लेक्चर को नोट करना पड़ेगा, ठीक है? और जिनकी बेस अच्छी बनी हुई है इलेक्ट्रोलाइसिस की, वो तो एंजॉय कर रहे होंगे, उनको सब कुछ पहली दफ़ा में समझ में आ रहा होगा। जो नए आने वाले हैं ना, जो फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं, वो यकीनन डिस्टर्ब होंगे, उनकी बेस वीक है। तो वो इस वीडियो को बार बार देखें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बार बार देखें और लेक्चर को नोट करें। बहरहाल, तो जैसे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो शुरू होगा, इन आयंस की मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये पॉजिटिव आयन जो सोडियम आयन है, ये इसके पास जाएगा। किसके पास? कैथोड के पास। क्यों? क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिव है। कैथोड नेगेटिव क्यों है पता है? क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इजाफी इलेक्ट्रॉन्स हैं। बिल्कुल यही कहना चाहिए, इजाफी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है यहाँ पर। तो ये सोडियम का आयन इसके पास जाके क्या करेगा? ये सोडियम का आयन जो है वो इससे जाके एक इलेक्ट्रॉन लेगा और उसके बाद ये सोडियम का एटम बन जाएगा, सोडियम का एटम बन जाएगा। इसी तरह ये क्लोराइड का आयन जो है, इसके ऊपर -1 है, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, ठीक है? और ये जो एनोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव साइन आपको नजर आ रहा है, जिंक, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। गौर कर रहे हैं आप? कैथोड जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती है, एनोड जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यहाँ इन आयंस को देखें, सोडियम जो है उसके पास, सोडियम आयन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्लोराइड आयन जो है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको, क्लोराइड आयन, ये इसकी तरफ हरकत करता हुआ जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। किसको? इस जिंक को या इस एनोड को। क्यों? क्योंकि इस एनोड पे प्लस यही जाहिर कर रहा है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बिल्कुल इसी तरह सोडियम का आयन जब इसके पास जाएगा, कैथोड के पास, तो इसको जाके क्या करेगा? इससे जाके इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। समझ में आ गया? समझ में तो आ गया सर, लेकिन दिमाग के फ्यूज़ जो हैं वो उड़ चुके हैं। इतनी डिटेल आपने बताई है कि 8-10 पेज हमारे भर गए हैं नोट करते 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 करते, लेकिन बातें इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि इनको मिस नहीं करना चाहते कि ये इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, इसलिए हम इनको नोट किए जा रहे हैं। वेरी गुड, करते रहिए, ठीक है? थकन तो होगी भाई, जाहिर सी बात है, ये आसान कॉन्सेप्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आप क्लोरीन गैस की तैयारी समझना चाहते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे और नेल्सन सेल के ज़रिए, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो इस बुनियादी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। तो बहरहाल ये सोडियम का आयन जब यहाँ पर आके एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो सोडियम का एटम बनेगा। अब ज़रा सोडियम को समझ लीजिए, सोडियम है क्या? सोडियम एक मेटल है, एक चीज़ है, बाज़ार में मिलती है। साइंटिफिक स्टोर पे चले जाइए, उनको बोले भाई हमें सोडियम चाहिए, वो बोलेंगे भाई फ्री में तो मिलती नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे। आप बोलेंगे पैसे ले लो भाई, तो वो आपको सोडियम जो है दे देगा। मेटल होता है, सॉफ्ट सा होता है, आप उसको, आयरन की तरह सख्त नहीं होता। हालांकि आयरन जो है वो भी मेटल है, सोडियम वो भी मेटल है, जिंक है वो भी मेटल है, कॉपर है वो भी मेटल है, लेकिन एज कंपेयर टू आयरन, जिंक, ये सोडियम जो है ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये नाइफ से भी कट जाएगा। वो तो छुरी लेके वो सोडियम काट के आपको थोड़ा सा दे देगा, आपसे पैसे ले लेगा। वही सोडियम जो कि आपको साइंटिफिक स्टोर से मिला है, वही सोडियम, ध्यान से सुन रहे हैं, वही सोडियम जो कि आपको साइंटिफिक स्टोर से मिला है पैसे देके, वही सोडियम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस की मदद से कैथोड पर आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं सोडियम कैथोड के ऊपर?
ये जो सोडियम के एटम यहाँ पर आके जमा होंगे, सोडियम का एटम और सोडियम के एटम जमा होंगे और सोडियम के एटम जमा होंगे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सोडियम के एटम जब आपस यहाँ जमा होंगे और आपस में मिलेंगे। सिर्फ जमा होने से बात नहीं बनेगी कि सोडियम के एटम जो है वो लाखों करोड़ों एक जगह पे जमा हो गए, नहीं, ये मिलेंगे भी आपस में, और मिल के यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, ये वही सोडियम मेटल बना लेंगे जो कि आप साइंटिफिक स्टोर से ख़रीद के लेके आए हैं। जब ठीक ठाक यहाँ पर सोडियम मेटल बन जाए, ये पूरा का पूरा कैथोड जो है ये भर जाए सोडियम मेटल से, तो यहाँ से आप तार निकाल दें, इस जो है वो इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल लें और कपड़ा लेके या चाकू लेके किसी मदद से आप इस सोडियम को इसके ऊपर से उतार लें और साइंटिफिक स्टोर वाले को ले जाके दिखाएं, बोले ये लो भाई, इतना महंगा सोडियम दे रहे थे ना, ये देखो ये मैंने खुद लैब में बना लिया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के ज़रिए हमने खुद ही बना लिया, सॉल्ट से बना लिया। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है ना, 8, 10, 50 जो है वो नमक की थैलियाँ ले आए, सस्ता मिलता है और नमक का ही गेम है सारा का सारा। तो नमक से हमने सोडियम मेटल निकाल लिया। ये क्लोरीन का आयन जब यहाँ जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इजाफी है, एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्लोराइड का आयन यहाँ जाके इसको जाके एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या बन जाएगा, क्लोरीन का एटम बन जाएगा। इसी तरह लाखों करोड़ों यहाँ पर क्लोराइड के आयन्स इस पानी में मौजूद हैं, ये सब यहाँ पर जाएंगे और इस एनोड पे क्या करेंगे, जाके इसको एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और ख़ुद क्या बन जाएंगे, क्लोरीन के एटम बन जाएंगे। यही क्लोरीन के एटम 2-2 के हिसाब से मिलेंगे, 2-2 के हिसाब से मिलेंगे और Cl2 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 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स 1-2 नहीं बनेंगे, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस बनेंगे। इनडायरेक्ट वे में क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स आपको इतने सारे जो मिलेंगे, तो असल में क्या मिलेगा आपको, आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी आपको, क्लोरीन गैस मिलेगी। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लोरीन Cl2 Cl2 यहाँ बनेंगे, तो यहाँ से आपको पेल ग्रीन कलर का धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गैस है ना भाई, गैस तो रुकती नहीं है ना, सोडियम तो रुक गया, सॉलिड था, क्लोरीन गैस थोड़ी ना रुकेगी। क्लोरीन गैस यहाँ से निकलती हुई आपको नजर आ रही होगी। पॉइजनस होती है, डेंजरस है, इसलिए यहाँ इस सिस्टम को कवर्ड करके रखेंगे ताकि क्लोरीन गैस जो है वो आपको नुकसान ना पहुँचाए। बहरहाल यहाँ से जो पेल ग्रीन कलर का, पेल ग्रीन मतलब, पेल का मतलब होता है पीला और ग्रीन का मतलब हरा होता है, मतलब ग्रीन कलर जिसमें हल्का हल्का सा शेड येलो का होगा, इस किस्म का धुआं निकलता हुआ यहाँ से नज़र आएगा, मतलब वो क्लोरीन गैस निकल रही होगी। दूसरे लफ्ज़ों में क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स निकल रहे होंगे। ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया मैंने आपको, एटम आयन का फ़र्क बता दिया मैंने आपको, और इलेक्ट्रोलाइसिस का बुनियादी फ़र्क भी मैंने आपको समझा दिया। एग्जैक्टली नेल्सन सेल के अंदर भी ऐसा ही एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसको बनाया हुआ है। नेल्सन सेल असल में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ही एक दूसरी शक्ल है। समझ में आ रही है बात आपको, इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब उसको ज़रा देख लेते हैं, मिटा दूँ इसे। ये आ गया भाई नेल्सन सेल। अगर आप देखें तो आपकी ओल्ड बुक जो है केमिस्ट्री की, उसमें पेज नंबर 272 के ऊपर बाकायदा इसका डायग्राम भी बना हुआ है नेल्सन सेल का। ठीक है, नेल्सन सेल का स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए पहले। नेल्सन सेल ये 2 कंपार्टमेंट से मिलके बना है। ठीक है भाई, 2 कंपार्टमेंट, यहाँ मैं देख रहा हूँ इन्होंने इसका बाकायदा नाम लिखा हुआ था यहाँ पे। ये कैथोड कंपार्टमेंट है और एनोड कंपार्टमेंट है। नहीं, बल्कि इसको छोड़ें वरना फिर आपका जहन जो है वो उलझ जाएगा। बहरहाल इसको छोड़ दें। नेल्सन सेल जो है वो, अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने पहले बनाया था ना, उसका आपको जहन में रखना पड़ेगा।
ये यू शेप का है। नेल्सन सेल जो है वो किस शक्ल का है? यू शेप का है, इस तरह का। ये देखें, ये यू शेप का है, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है? यू शेप जो है, यू शेप का बर्तन है, इस तरह का यू शेप का गोल और यू शेप का बर्तन है। अब यहाँ तो मैं गोल सा बर्तन बना नहीं सकता, लेकिन आप अपने इमेजिन में देखें, टेस्ट ट्यूब देखी होगी आपने, हाँ, लैब में जो टेस्ट ट्यूब होती है ऐसी होती है ना, ये इस तरह की टेस्ट ट्यूब होती है, गोल भी होती है और साइलेंड्रिकल शेप होती है, बिल्कुल इसी तरह का ये यू शेप जो है वो क्या है? वो बर्तन है, इस तरह का यू शेप। मेरे हाथों की हरकत को देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ये इस तरह का, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है? ये स्टील का बना हुआ है, ये स्टील का बना हुआ है। और इसमें यहाँ पर होल्स हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है? होल्स मौजूद, ठीक है भाई। होल्स को जो है वो एक और नाम से पुकारा जाता है, इनको पोर्स भी कहते हैं। जैसे आपकी स्किन में पोर्स मौजूद है, सुराख मौजूद है, ठीक है। होल्स या पोर्स, इसी पोर्स वर्ड से बनता है पोरस, यानी कि ये जो स्टील का यू शेप बर्तन है ये पोरस है, इसमें होल्स मौजूद हैं, ठीक है भाई। अच्छा, और क्या है इसके अंदर? ये जो स्टील का बना हुआ यू शेप पोरस जो है वो बर्तन है, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको कैथोड कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? कैथोड। कैथोड। अब ये बताने की तो बात ज़रूरत नहीं है कि ये कैथोड बना कैसे। यकीनन इसके साथ जो है वो कैथोड जो नेगेटिव होता है, ये कैथोड अगर बन गया है ये स्टील का बर्तन, तो उसके पीछे यकीनन यही बात होगी कि इसके साथ बिजली की वायर जो है कहीं से कनेक्ट होगी। मैं ये लगा देता हूँ, ये बिजली की वायर कनेक्ट है, और ये बिजली की वायर जो है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुई हुई, ठीक है। तभी तो ये स्टील का ये जो बर्तन यू शेप बर्तन है ये कैथोड तभी तो बना है, क्योंकि इसके साथ वायर जो कनेक्ट है वो बैटरी के किस टर्मिनल से कनेक्ट है? नेगेटिव टर्मिनल से। अब यकीनन बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उससे भी कोई वायर निकल रही होगी और किसी दूसरी चीज़ से कनेक्ट होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बीच में ये एक जो है वो रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड जो है ये ग्रेफाइट की बनी हुई है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की ही एक किस्म होती है, ठीक है। इस ग्रेफाइट को देखना चाहते हैं तो पेंसिल की नोक को देख लीजिए, इस तरह का ये होता है, यानी कि पेंसिल की नोक को निकाल लें और उसको बड़ा सा लंबा सा इस तरह रॉड शेप दे दें तो एक ही बात है, वो भी ग्रेफाइट है, ये भी ग्रेफाइट है। तो उसी पेंसिल की नोक की ये बड़ी शक्ल है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर तैयारी हो रही है ना, ये कोई छोटी मोटी बर्तन नहीं होगा यू शेप, ये बहुत बड़ा होगा, पूरे कमरे जितना बड़ा होगा, और उसके अंदर ये रॉड भी खंबे जितनी होगी ग्रेफाइट वाली, तो इसको बीच में लगा रखा है। ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इसके साथ कनेक्ट है, इसीलिए ये ग्रेफाइट जो है ये क्या कहलाएगा? अब एनोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एनोड कहलाएगा। वजह कैसे ये बन गया एनोड? क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। साथ साथ ये ड्राइंग भी करते जाइए, उसके बाद मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है ना। अब क्या होगा? अब आपको पता है कि अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड कैथोड है, ये इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है, ठीक है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होना है, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? वो जो सल्यूशन था किसका था? याद? पानी था, और पानी के अंदर नमक को आपने हल किया था। एग्जैक्टली यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा सल्यूशन होगा। तो पानी के अंदर जो नमक था वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जिसको आयनाइज होना होता है, जिसको आयंस में टूटना होता है। जैसे कि NaCl को, सोडियम क्लोराइड जो है, नमक को जब हमने डाला था पानी में तो ये आयनाइज हो गया था, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयन बना था, इसलिए सोडियम क्लोराइड को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर भी यकीनन कोई ऐसा ही सिस्टम होगा, पानी भरा हुआ होगा इसके अंदर, और उस पानी के अंदर यकीनन कोई ना कोई जो है वो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि सोडियम क्लोराइड हो,
लेकिन लकीली यहाँ पर भी जो है वो सोडियम क्लोराइड को ही डाला गया है। इस पानी के अंदर भी किसको डाला गया है? सोडियम क्लोराइड को, NaCl को। या मिटा के थोड़ा साफ कर लूँ। NaCl को डाला गया। अब बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि इस पानी के अंदर जब NaCl को डाला गया होगा तो ये क्या हो गया होगा, ये सोडियम आयन और ये क्लोराइड आयंस बन चुके होंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स तो इसको छोड़ेंगे नहीं, NaCl को। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है, इसी के नीचे जो है वो एक बर्तन भी लगाया गया है, एक और बर्तन भी यहाँ पर रखा गया है इसी यू ट्यूब के नीचे। अच्छा, ऊपर ज़रा मैं थोड़ी जगह बना लूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। बहरहाल अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास किया जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे सोडियम आयंस जो है ये किस साइड पे मूव करेंगे, ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे। नेगेटिव क्या है, कैथोड है, और कैथोड यहाँ पर क्या है, ये यू ट्यूब की जो स्टील बार है ये है। तो यहाँ से सोडियम आयन जो है वो निकलेंगे और यहाँ इसके पास आ जाएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे, पूरे इसके साथ यू ट्यूब के साथ जाके ये अटैच होना शुरू हो जाएंगे। लाखों करोड़ों सोडियम के आयंस होंगे जो कि यहाँ पर जाके इसके साथ अटैच हो जाएंगे जैसे इलेक्ट्रिक करंट आप पास करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर आने के बाद इनकी पोजीशन क्या बन जाएगी, सोडियम के एटम्स बनना शुरू हो जाएगी। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी यहाँ पर, क्या आप बोल रहे होंगे सर अगर ये यू ट्यूब वाला जो है वो पोरस है, इसमें होल्स हैं, तो क्या होगा? तो ये जो सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, ये क्या करेगा, ये सीप करेगा, SEEP। इसका मतलब ये रसेगा। कहाँ रसेगा? ये यहाँ से निकल के ये यहाँ आएगा, यहाँ से निकल के यहाँ आएगा। इसीलिए नीचे हमने ये बर्तन लगा रखा है ताकि इसमें से जो है वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो नीचे गिरता रहे। अब सोचने की बात यह है कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब नीचे गिरेगा उसमें होगा क्या? आप बोलेंगे सर सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर सोडियम के आयंस भी होंगे, क्लोराइड के आयंस भी होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सोल्यूशन में तो दोनों आयंस मौजूद हैं। एक अजीब सी खिचड़ी पक जाएगी। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस शुरू होगा, यहाँ पर सोडियम के आयंस जो बने हुए हैं और क्लोराइड के आयंस जो बने हुए हैं, उनमें सोडियम के आयंस की मूवमेंट शुरू होगी इनके पास, और सोडियम के एटम बनना शुरू हो जाएंगे। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सोडियम के एटम्स बनना शुरू हो जाएंगे। साथ साथ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन भी यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोडियम भी नीचे आएगा। जी बिल्कुल, ये सोडियम जो बन रहा है, सोडियम बनेगा ना, जाहिर सी बात है, अभी मैं बता चुका हूँ कि सोडियम मेटल बनेगा, वो भी सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के साथ नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ पोजीशन ऐसी होगी कि ये सोडियम आयन भी मौजूद होंगे, क्लोराइड आयन भी मौजूद होंगे, लेकिन इनकी मिकदार कम होगी। ज़्यादा जो आएंगे ये सोडियम के एटम आएंगे, सोडियम के एटम। फ़र्क रखिएगा, सोडियम के आयन, क्लोराइड के आयन और सोडियम के एटम। तो इसीलिए इसको पोरस रखा गया ताकि यहाँ पर जो सोडियम के एटम बने, वो बनने के बाद फ़ौरन, यानी कि सोडियम का मेटल बने, वो बनने के फ़ौरन बाद यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, और ये टपकता हुआ नीचे जो बर्तन मौजूद है उसमें जो पानी मौजूद है, जो सोल्यूशन मौजूद है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो यहाँ से निकल के यहाँ गिर रहा है, उसके साथ साथ ये सोडियम का मेटल भी पाउडर की शक्ल में जो है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाए। ठीक हो गई भाई बात। अब क्लोराइड के आयन को देख लेते हैं। बीच में क्या है, ये एनोड मौजूद है। क्लोराइड के आयन यहाँ आएंगे तो क्या करेंगे, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, खुद क्या बन जाएंगे, क्लोरीन के एटम। इसी तरह एक और क्लोरीन का एटम बनेगा, और इसी तरह यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ऐसे ही ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब क्लोरीन गैस जब बनेगी तो डेफिनेटली वो इस सोल्यूशन में से, ये जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें से धुआं निकलेगा। वो जो धुआं पेल ग्रीन कलर का निकल रहा है वो क्लोरीन गैस है, जो कि हमारा टारगेट है। याद रहे यहाँ पर सोडियम मेटल भी बन रहा है, लेकिन सोडियम मेटल हमारा टारगेट नहीं है। बन तो रहा है वो एक दीगर बात है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो ये क्लोरीन गैस है, जिसको मैंने अभी बता दिया।
अब यहाँ से इस सोल्यूशन में से जब क्लोरीन गैस निकलेगी तो जाहिर सी बात है इस नेल्सन सेल को कवर्ड होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, वरना क्लोरीन गैस जब यहाँ से निकलेगी एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, जो वर्कर बेचारे वहाँ काम कर रहे हैं बेहोश हो के गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है। ठीक है, अब थोड़ा इसको साफ करके और बना दूं। ये पॉइजनस गैस, अब इसको पूरा ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि अब ये क्लोरीन गैस जो बन रही है हमें इसको सेपरेट भी करना है। ये क्लोरीन गैस जो बन रही है हमें इसको सेपरेट भी करना है। एक चीज़ ज़रा और बता दूं कि यहाँ पर जो कि मैं बताना भूल गया, इसी यू ट्यूब के साथ जो है वो एक और चीज़ भी मौजूद होगी। ठीक है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, डायफ्राम कहते हैं, वो यहाँ पर होगा इस जगह, इसके साथ ये इस तरह से लगा हुआ होगा। अगर आप पिक्चर देखें ना तो पिक्चर में भी आपको बाकायदा ये नज़र आएगा। ये इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनी हुई है, साथ ही ये लगा हुआ है इसके साथ, इस तरह से बनी हुई है। देख लें ज़रा, आपको नज़र आ रहा हो। जिस तरह टेप नहीं लगा देते, इसी तरह स्टील की बनी हुई यू ट्यूब के अंदर हम ये डायफ्राम लगा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि ये क्योंकि गत्ते का बना हुआ डायफ्राम है, सपोज़ कर लें गत्ते का बना हुआ है या किसी दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, तो इसमें से जो सॉल्यूशन सीप होगा, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन इसमें से निकल के यहाँ पर आएगा कैथोड के होल्स में, और कैथोड के होल्स से होता हुआ नीचे बर्तन में जाके वो सॉल्यूशन गिरेगा, उसकी रफ्तार थोड़ी स्लो होगी। देखिए कॉमन सेंस की बात है, हम अगर ये कैथोड को पोरस बना रहे हैं या पोर्स हैं, तो हम ये थोड़ी ना चाहेंगे कि भाई ये सॉल्यूशन जो हमने डाला है वो फ़ौरन ही बहुत सारा स्पीड के साथ नीचे आके गिर जाए। ऐसे फिर तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, ये सॉल्यूशन ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए ये डायफ्राम की लेयर जो है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर, इसको डायफ्राम कहते हैं। इसका एग्जैक्ट नाम भी है, ज़रा मैं देख लूँ, मैंने ये है मौजूद, लिखा हुआ भी था, देखता हूँ। ये पेपर इतने सारे हैं ना, उनको देखना पड़ता है। वो क्या नाम है भाई? हाँ, वो माय कैबिनेट, वो माय कैबिनेट अगर मुझे सुन रही हैं तो कह रही थी कि क्या, अब मैं इतना बड़ा आइंस्टाइन थोड़ी ना हूँ भाई कि मुझे अब सारी चीज़ें याद रहेंगी। मुझे इसका देखना पड़ेगा कि इसका नाम क्या था। इसका नाम था डायफ्राम, एस्बेस्टोस लेयर। हाँ, इस डायफ्राम का नाम था एस्बेस्टोस लेयर। ये आपसे जो है वो एमसीक्यूज़ में पूछा भी जा सकता है कि भाई ये नेल्सन सेल के अंदर जो एक डायफ्राम जो बना हुआ है, जो कि सेपरेट कर रहा है इस सॉल्यूशन को, इस कैथोड को, उसका नाम क्या है? उसको एस्बेस्टोस लेयर कहते हैं। ठीक है भाई, अब हम किस पे थे? हाँ, क्लोरीन गैस ये जो यहाँ से बन के निकल रही होगी धुएं की शक्ल में, हमें जो है इस क्लोरीन गैस को जो है वो फैलने से रोकना है। इसके लिए इस नेल्सन सेल को कवर्ड होना पड़ेगा। इसीलिए अब मैं यहाँ से मैं शीशे का एक बना रहा हूँ, ये यूं। अब देखें ये कैसे मैं इसको कवर कर रहा हूँ, पिक्चर को देख देख के। ठीक है, ये बन गया, और यहाँ से ये और ये, बड़ी मुश्किल है ये ड्राइंग भाई। और हाँ, ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ से ये देखें, अब ये पैक हो गया पूरा का पूरा। अब क्लोरीन गैस जो ये निकल रही है एनोड पे बन रही है, क्लोरीन गैस यहाँ पे आएगी, और यहाँ से आने के बाद यहाँ ये क्लोरीन गैस जो है वो हमें मिल जाएगी। क्योंकि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन सीप आउट हो रहा है, गिर रहा है, तो हम चाहते हैं कि सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन और डालते रहें। तो इसीलिए यहाँ पर एक जगह जो है वो और बनेगी, बना देता हूँ मैं, जिसमें से सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो आप डालते रहेंगे। ये आ गया, ये सब पैक्ड होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा? पैक्ड होगा। यहाँ से क्या होगा? सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आप यहाँ से डालेंगे इस बर्तन के अंदर, और यहाँ से क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? ये था सारा का सारा जो है वो हमारे पास क्या,
नेल्सन सेल के ज़रिए क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको पिक्चर में नज़र आ रही होगी, ये NaOH, ये आपके दिमाग में खुद बुद कर रहा होगा, बोल रहे होंगे यार ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ से बन गया भाई, इस नीचे वाले बर्तन के अंदर। अब ज़रा इसको समझ लीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो नो डाउट पोलर नेचर रखता है, ये दूसरे फार्मूला यूनिट्स या मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है, आयनाइज कर देता है। लेकिन जब दूसरे मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स टूटते हैं, आयनाइज होते हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड को ही ले लीजिए, या HCl को ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये बन जाएंगे। या सोडियम मेटल को ही ले लीजिए, जो बाजार से आप लेके आए ना, सोडियम मेटल को भी अगर आप पानी में डालेंगे ना, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ भी सोडियम मेटल के एटम्स को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, और सोडियम मेटल जो है वो दोबारा से सोडियम आयन बनना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे। वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ ये करेगा, लेकिन ये सारे आयंस जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी नहीं छोड़ेंगे। ये सारे आयंस जो हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल किसी हद तक, मुकम्मल नहीं, किसी हद तक उस वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ देंगे। तो वाटर का मॉलिक्यूल जब टूटेगा, आयनाइज होगा, तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन, ये माइनस है, ये प्लस है। अब आप समझ जाइए कि ये हाइड्रोजन आयन जो है, इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक प्रोटॉन ज़्यादा है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये पूरा का पूरा, इसमें इसके प्रोटॉन्स के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अब ये ज़रा समझ लीजिएगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के कलेक्टिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को देखना पड़ेगा आपको, तो बात आपको जाके समझ में आएगी। यानी कि इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं OH से, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, तो ऑक्सीजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, और हाइड्रोजन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो OH के, अगर OH के टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो बनते हैं 9, OH के टोटल इलेक्ट्रॉन 9 बनते हैं। इसी तरह प्रोटॉन भी ऑक्सीजन के पास 8 हैं, और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, प्रोटॉन हाइड्रोजन के पास 1 है। तो इस हिसाब से प्रोटॉन हाइड्रोजन का 1 और 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन के, वो भी बराबर हो गए, वो भी टोटल कितने हो गए, 9 हो गए। तो कलेक्टिवली अगर देखा जाए, टोटल देखा जाए, OH के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, यानी कि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है OH के पास और टोटल 9 प्रोटॉन है। समझ में आ गई बात। लेकिन जब ये पोजीशन होगी, अब ये पोजीशन आपको क्या बता रही है, ये पोजीशन आपको ये बता रही है कि इसमें अब गड़बड़ हो चुकी है। ये आयन है, ये आयन नहीं है। OH और OH माइनस में फ़र्क रखिएगा, इस हाइड्रोक्साइड आयन में फ़र्क रखिएगा। ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसकी पोजीशन अब ये है कि प्रोटॉन टोटल अगर लगाया जाए तो वो तो 9 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब 9 नहीं है, इलेक्ट्रॉन अब 10 है। इसकी ये पोजीशन, इस वाले की बता रहा हूँ, OH-1। समझ में आ रही है बात। और ये हाइड्रोजन आयन की क्या पोजीशन है, और हाइड्रोजन एटम की क्या पोजीशन है। हाइड्रोजन एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन बराबर है, ठीक है भाई। और हाइड्रोजन आयन के पास क्या पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई नहीं है और प्रोटॉन इसके पास 1 है। दोनों की पोजीशन चेक कर लें, हाइड्रोजन एटम की भी और हाइड्रोजन आयन की भी। समझ में आ गई बात। अब ज़रा टेक्निकल नुक्ता समझिएगा, दोबारा इस जगह पे आ जाएं। यहाँ पर ये सोडियम के एटम्स जो बन रहे थे वो भी पानी में जा रहे थे ना, सॉल्ट सोल्यूशन में पानी मौजूद है, तो ये सोडियम के एटम जो जा रहे हैं ये भी आयनाइज होके क्या बन जाएंगे, सोडियम के आयन बन जाएंगे। इनके पास से भी इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ये दोबारा से। और इस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में पहले से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद है। तो ये पहले वाले सोडियम आयन और क्लोराइड आयन और ये सोडियम एटम जो अब ताज़ा आए हैं ये भी आयनाइज हो चुके। तो ये क्या वाटर मॉलिक्यूल्स को छोड़ेंगे इसके अंदर, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये उनको भी तोड़ देंगे। ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी हद तक टूट जाएंगे।
आप ये कह सकते हैं कि 100% में से 1% वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आयनाइज हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, और इसी पानी के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी, आना जाना शुरू हो जाएगा। किनका? अब ज़रा ध्यान से देखिए, छोटा बन गया थोड़ा सा, मैं यहाँ बड़ा करके बना देता हूँ। वाटर क्या बना है? H2O, ये बन गया हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड क्या बन गया इस पानी के अंदर? सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, और सोडियम के एटम्स जो नए नए बने थे उनकी अब पोजीशन क्या है? सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये OH जो आपको नज़र आ रहा है और ये सोडियम का आयन जो अब आपको नज़र आ रहा है, ये दोनों आपस में मिलेंगे। वजह, सोडियम के आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है और हाइड्रोक्साइड आयन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो सोडियम आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलेगा और इस तरह से बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड इस जगह पर। अब आपको बात समझ आई, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है NaOH, इसके बनने की वजह क्या है? दूसरी चीज़ जो यहाँ पर बनेगी वो एक और चीज़ भी बनेगी, क्योंकि इसी के साथ यहाँ साइड में आपको हाइड्रोजन गैस भी निकलती हुई नज़र आ रही है। हाइड्रोजन गैस, अगर मैं अब इस नेल्सन सेल को अब मैं मुकम्मल बनाऊँ, तो अभी मैंने मुकम्मल नहीं बनाया है इस नेल्सन सेल को, इसको मैं मुकम्मल बनाऊँ तो ये यूं एक बड़ा नीचे वाला कंपार्टमेंट भी है। हाँ, ये इस तरह से ये नीचे वाला कंपार्टमेंट भी मैंने बना दिया। अब बना है ये पूरा का पूरा नेल्सन सेल, क्योंकि ये जिस बर्तन, ये नीचे वाला जो बर्तन है ये कहाँ रखा हुआ है? ये इस कंपार्टमेंट में। ध्यान से देखिएगा, ये यूं यूं और यहाँ पे ये बन गया। तो ये जो है एनोड कंपार्टमेंट, ये कैथोड कंपार्टमेंट, शायद यही नाम लिखे हुए थे। बहरहाल ये दो कंपार्टमेंट बन गए। पहले मैंने बनाया था, फिर ये अलग से मैंने बाहर का पोर्शन भी बना दिया। ये बाहर वाले पोर्शन में ये काम हो रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ बन रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कैसे बन रही है? इसके लिए हाइड्रोजन गैस के को समझ ले कि ये H2 है क्या। H2 असल में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन का मजमूआ है, यानी कि दो हाइड्रोजन एटम्स का मजमूआ है। इस पानी के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स बने कैसे, मैं बता देता हूँ। ये दो हाइड्रोजन के एटम्स इस तरह से बने कि हाइड्रोजन के आयन तो पहले से ही मौजूद है पानी के अंदर, और इलेक्ट्रॉन्स भी पहले से मौजूद है। याद है ना, मैंने बताया था कि सोडियम के एटम्स जो हैं वो भी आयनाइज होंगे, उनमें से भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास हाइड्रोजन आयन के पास जाएंगे और इससे क्या बनेगा? हाइड्रोजन का एटम बनेगा। अब ये अकेला एटम नहीं बनेगा, क्योंकि अकेले आयंस थोड़ी ना हाइड्रोजन के, बहुत सारे आयंस हैं हाइड्रोजन के, और इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे हैं। तो ये हाइड्रोजन के आयन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपस में, तो बहुत सारे और हाइड्रोजन के एटम बनेंगे। ये जो हाइड्रोजन के एटम बनेंगे ये आपस में मिलेंगे तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनेगा। इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। पिक्चर से आपको और अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा। पेज नंबर 272 ओल्ड बुक में ये बाकायदा हाइड्रोजन गैस आपको नज़र भी आ रही होगी, ठीक है भाई। नीचे आयनाइजेशन रिएक्शंस लिखे हुए हैं पेज नंबर 272 पर ही, और 273 पे तो कास्टनर केल्नर सेल है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसकी केमिकल इक्वेशंस भी आपको यहाँ पे बना के दिखा सकता हूँ, लेकिन आप वर्बली सुन लीजिए क्योंकि मैं भी थक गया हूँ अभी भाई। तो सोडियम क्लोराइड पहली आयनाइजेशन रिएक्शन में आपको नज़र आ रहा होगा 2NaCl, ये जो आपको बीच में डबल एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। उसके आगे क्या है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, यानी कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट टूटा सोडियम आयन में क्लोराइड आयन में, और ये सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो दोबारा मिलके सोडियम का फॉर्मूला यूनिट दोबारा बना सकते हैं, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शन बना हुआ है। उसके नीचे नंबर 2 पे रिएक्शन एट एनोड लिखा हुआ है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ था? एनोड पे जो है वो क्लोरीन के एटम्स मिले थे और क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल्स बने थे, यानी कि क्लोरीन गैस बनी थी। और उसके नीचे रिएक्शन एट कैथोड लिखा हुआ है। तो कैथोड पे क्या हुआ था? सोडियम के आयंस आए थे ये, और सोडियम के एटम्स जो है वो
बने थे। और सोडियम के एटम्स यहाँ पे 2Na लिखा हुआ, मतलब मैंने यहाँ पर एक सोडियम का आयन और एक सोडियम का एटम दिखाया, यहाँ पर 2 सोडियम के आयन से 2 सोडियम के एटम बनाते हुए दिखाए गए हैं, बस फ़र्क ये है, लेकिन सोडियम के एटम्स यहाँ बन रहे हैं। और फिर नीचे दिखाया गया है कि यही सोडियम के एटम्स जब पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ तो सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है, Na प्लस 2H2O लिखी हुई है ना, थर्ड इक्वेशन देखें ज़रा, और उसके आगे लिखा हुआ एरो के बाद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2। लेकिन अब आप ये बात जानते हैं, जो इस इक्वेशन में आ रहा सिंपल सा है जो लिखा हुआ है ना, ये सिंपल सा नहीं है, बल्कि अंदरून खाना क्या हुआ है कि ये सोडियम का एटम सोडियम के आयंस में कन्वर्ट हुआ है, और उन आयंस ने वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी आयनाइज करके हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट किया, और इस तरह से फिर ये सोडियम के आयन हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और हाइड्रोजन के आयंस ने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेके हाइड्रोजन के एटम, फिर हाइड्रोजन के एटम्स ने मिलके हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, शेयर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समर निज, मेरे ख्याल में वो इंस्टाग्राम से आज बच्ची का एक मैसेज आया कि आधी 9th और पूरी मैट्रिक सर आपकी वीडियोस देख के बहुत कुछ सीखा, और ख़ास तौर पे केमिस्ट्री का वो बोल रही थी, हालांकि और भी सब्जेक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद हैं। बहरहाल थैंक यू वेरी मच समर निज। ठीक है भाई, चलते हैं, अब मैं भी थक गया, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, दुआ कीजिए, अल्लाह हिम्मत तौफीक दे। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।